हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी बैंक और एसएससी दोनों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम दोनों की तैयारी करें साथ में, कि केवल एक एक को फोकस करें, क्या इसका सिलेबस कैसा होता है, इसके एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं, हमें किस फील्ड में अपना करियर देखना चाहिए, किसमें जल्दी हमें जॉब लग सकती है। बहुत सारे सवाल हैं कि हमें किसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के इस वीडियो, आप लोग ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो न्यू एक्सपीरियंस होंगे जो मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो उन्होंने कई बार एग्जाम दिया होगा। तो आप दोनों लोग देख सकते हैं कि इसमें मैं क्या, हमें किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, किसको कंटिन्यू करना चाहिए और हमारी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बैंक में फॉर्म, किस फील्ड में कौन से फॉर्म आते हैं। तो पहले हम बैंक देखते हैं। तो सब देख पा रहे होंगे आईबीपीएस, पीओ और एसओ, ये जो होता है ये ऑफिसर लेवल के एग्जाम होते हैं। और ये क्लर्क जो एसबीआई अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराता है, इसलिए एसबीआई का अलग से मैंने लिखा हुआ है। तो एसबीआई में क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, और बाकी जो इसमें प्रीमियम जॉब देख सकते हैं आप, आरबीआई, नाबार्ड और सेबी, ये बैंक में कोई अलग प्रीमियम जॉब्स होते हैं। और जैसे कि अभी मैंने जो एग्जाम दिया था, मैंने आईबीपीएस एसओ दिया था, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। तो यूनियन बैंक में अभी हूँ। तो इसमें भी कौन स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए कौन से सर्टिफिकेट, कौन से डिग्री, क्या चाहिए होता है, इसके लिए आपके लिए अलग से एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगी। तो अब उसके लिए उसमें नेक्स्ट बात करेंगे हम। तो अब एसएससी में भी देख सकते हैं आप, सीजीएल और सीएचएसएल, ये इंस्पेक्टर लेवल के जॉब हैं और ये क्लरिकल लेवल के जॉब हैं। और बाकी सीपीओ, एमटीएस, जीडी और जेई, इन सब के भी फॉर्म आते रहते हैं। तो हम अब बारी आती है सिलेबस की, कि हम पहले हमें देखते हैं कि दोनों की सिलेबस क्या है। तो ये बैंक आप देख रहे हो कि इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीए, ये बैंक में पूछे जाते हैं। और एसएससी में भी आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग, जीए, क्वांट और इंग्लिश। तो सभी में आपको लग रहा होगा कि बैंक और इंग्लिश, बैंक और रीजनिंग, बैंक में भी रीजनिंग पूछी जा रही है, एसएससी में भी रीजनिंग पूछी जा रही है, इसमें भी इंग्लिश आ रहा है, उसमें भी क्वांट आ रहा है, इसमें भी जीए आ रहा है। तो दोनों के आपको देखने में लगभग सिलेबस एक जैसे लग रहे होंगे, बट मैं आपको बता दूं दोनों देखने में सिलेबस एक लग रहे हैं, बट दोनों में है बहुत ज्यादा डिफरेंस। दोनों के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है, दोनों के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है, जो अभी हम आगे बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्वांट। पहले हम क्वांट में देखते हैं। आप ये टॉपिक देख पा रहे होंगे, नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, एवरेज, रेशियो, मिक्सचर एंड टाइम वर्क। ये ऐसे जो टॉपिक हैं ये तो कॉमन पूछे जाते हैं, बैंक और एसएससी दोनों में ये कॉमन आते हैं। और जिसमें ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही बैंक में पूछी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीएस, और एक आता है डीआई। तो ये जो डीआई है इसमें आपका ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं, आपके एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज चीजें आती हैं। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है, आप कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि एक डीआई में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो उस ग्राफ में आपके एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन और 5 नंबर के ग्राफ आती हैं, तो जिसमें आपका परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको बहुत जल्दी कैलकुलेटिव, आपको कैलकुलेशन स्पीड काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें नंबर ला सकते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल रहते हैं, अगर आप एसएससी का कंपेयर करें तो इसके क्वेश्चन थोड़े आपके हाई लेवल के रहते हैं, बहुत लेंदी रहते हैं। और एसएससी में आप देख रहे हैं तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये जो टॉपिक है जो बैंक में नहीं पूछे जाते हैं, ये आपके एसएससी में अलग से पूछे जाते हैं। तो आपको इसके साथ साथ इसकी भी तैयारी करनी होगी, तब जाके आप एसएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको बैंक करना है तो आपको इसके साथ साथ इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तब बैंकिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपने जैसे देख लिया क्वांट में क्या डिफरेंस है, अब उसी तरह हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन। ये आपके कॉमन टॉपिक है जो बैंक और एसएससी में दोनों में पूछे जाते हैं। बट इन दोनों को पूछने का तरीका बहुत अलग रहता है। एसएससी में अगर ये सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके बैंक में इसको पजल बेस्ड कर दिया जाता है। बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं आपके डायरेक्शन और ब्लड के, उसको पजल बेस्ड कर देते हैं ये लोग, पजल बेस्ड करके थोड़ा सा घुमा देते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो पजल बेस्ड क्वेश्चन होता है थोड़ा सा लेवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभार एक एक पजल एक एक पूरे पैराग्राफ का आता है, तो उसको देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि अरे तो पूरे पैराग्राफ मुझसे पूछ रहा है, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मेरा समय निकल जाएगा।
बट आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको कैसे इसमें आपका देखिए बैंक में इसमें जो ये टॉपिक्स हैं, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ये अलग टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ आपको इसकी तैयारी करनी है बैंक में। और अगर आपको एसएससी देना है तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल, विजुअल, वर्ड, एनालॉग एंड ऑड वन आउट, इसकी तैयारी इसके साथ करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 25 क्वेश्चन से 25 के 25 भी लाते हैं, बट आप ये चीज बैंक में नहीं देख सकते हैं। अगर आपके बैंक में अगर 25 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे 15, 16, 17 तक ही नंबर ला पाते हैं, क्योंकि इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टीज काफी ज्यादा हाई रहता है। इसमें आपको जो चाहिए होता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। एक पजल में अगर आप 5 मिनट से ज्यादा का समय ले रहे हैं तब आप समझिए कि आप नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई। मैं अगर खुद की ही बात करूं, मैं घर पे जिस पजल को मैं जल्दी बना लेती हूँ, बट उस एग्जाम में मैं 4 में से 3 ही पजल बना पाई थी, क्योंकि उस एग्जाम के प्रेशर के साथ आपको पजल टाइम पे खत्म करना बहुत अलग चीज हो जाती है कि आपको बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे हो पाएगा, कहीं एक पजल करने में मेरे अदर क्वेश्चन ना छूट जाएं। तो ये सब चीजों को आपको टाइम मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने रीजनिंग को अच्छे से कर रहे हैं तब तो आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि इसमें भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं चीजों का, आपके फॉर्मूला आपने अच्छे से करा हुआ है, तो आप इससे भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, इसमें कुछ ही डिफरेंस है जो आपको बताती हूँ। ये जो टॉपिक है, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, सेंटेंस एरर, ये तो आपके दोनों में कॉमन है, आपके बैंक और एसएससी दोनों में पूछे जाते हैं। बट जो अनकॉमन ये है, इसमें इडियम्स फ्रेज, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एसएससी में जो इंग्लिश आती है वो आपके ज्यादातर लर्निंग बेस्ड है। अगर आप जो 10th और 12th में भी आपने नरेशन और एक्टिव पैसिव किया हुआ है तो आपके यहाँ भी काम आ जाएगा। अगर आप वर्ड आपका अच्छा पावर, आपको मेमोरी अच्छी, आप याद ज्यादा अच्छा रख पाते हैं, तो वन वर्ड, इडियम्स, ये सब चीजें याद करने वाली चीजें हैं। अगर आप उसको अच्छा याद कर ले रहे हैं तो अगर 5 नंबर के क्वेश्चन तो 5 में 5 आप ला सकते हैं। बट अगर आप बैंक का बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट, इसके लिए आप कोई चीज ऐसी चीज नहीं कि उसको आप याद करके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैं जो करती थी, मेरी रीडिंग हैबिट थी, मैं हमेशा एक न्यूज़पेपर या कोई बुक, मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि बैंक में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लर्निंग बेस्ड नहीं रहते हैं कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने याद किया हुआ है तो मैं आ जाएंगे। जी नहीं, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके अंदर से पैराजम्बल लाएंगे, उसके अंदर से आपको क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि एक पूछ किस बारे में रहा है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ गए होंगे आप कि अगर आप रट लेते हैं किसी चीज को तब तो आप एसएससी आराम से क्लियर कर पाएंगे, अच्छे से कर पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेमोरी आपकी अच्छी है, अगर आप रीडिंग हैबिट अच्छी है, आप किसी चीज को अच्छे से समझ लेते हैं, इंग्लिश को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं जीए के बारे में। तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं बैंक और एसएससी के जीए में क्या डिफरेंस है। बैंक में जो पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है 6 मंथ्स का, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। ये दो चीजें हैं जो आपके जीए में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका जीए पोर्शन आपको लग रहा है थोड़ा सा लाइट है, और अगर कंपेयर करें एसएससी का तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री भी पूछी जाती है, जियोग्राफी भी पूछी जाती है, पॉलिटिकल साइंस भी पूछी जाती है, साइंस भी रहती है, इकोनॉमी भी रहता है, प्लस 1 ईयर का करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे करंट जीए में कि आपके दोनों का अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपका बैंकिंग का पार्ट जो आपको कम लग रहा होगा कंपैरेटिवली एसएससी से। तो एसएससी में वो लोग इस फील्ड में आगे ज्यादा अच्छा कर पा सकते हैं जिनकी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी है, जिनका इन सभी सब्जेक्ट्स पर अच्छा कमांड है, जो अच्छा से इन चीजों को पढ़ के रखे हैं, जिनकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल जैसी सभी चीजों को उन्होंने अच्छे से पढ़ी हुई है, तब वो इस फील्ड में जा सकते हैं। और बाकी जो लोग इनको लगता है कि बस मेरा करंट अफेयर और बैंकिंग करके मेरे को ये एग्जाम निकालना है, तब आप बैंकिंग में आ सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, अब हम बात, अपने सिलेबस भी देख लिया, आपने एग्जाम पैटर्न भी देख लिया कि बैंक में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सभी समराइज करते हैं कि क्या हमें करना है, किस फील्ड में आपको लगता है आगे जाना है। तो अगर देखिए एसएससी में जिनको आगे जाना चाहते हैं, जिनको अपनी एसएससी में तैयारी करनी है, जो बैंक में जाना चाहते हैं,
ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी रीजनिंग कैसी है, आपका स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सभी चीजों को एक साथ करते हुए आप एसएससी में आगे जाना चाहते हैं तो आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। मैं कुछ आपको बताती हूँ। जैसे एसएससी है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप अभी वो 1 साल 1.5 साल 2-2 साल तक आप एग्जाम देने के बाद रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ज्वाइनिंग में थोड़ी टाइम लग जाती है। बट बैंक में आप देखते हैं, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपना फॉर्म भरा था अक्टूबर या नवंबर में, और एग्जाम हो गए थे दिसंबर लास्ट तक, और मेरी 4 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है, ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस स्लो है। सैलरी पर्सपेक्टिव से भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्लस माइनस सैलरी रहती है थोड़ी सी। बैंक में थोड़ा सा प्रेशर वाला जॉब है, थोड़ा सा आपका आने का टाइमिंग फिक्स है, जाने का ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका 8 आवर्स का स्लॉट है, आपको इतने में आप इतने बजे आना है, आपको चले जाना है। बट थोड़ी सी सैलरी डिफरेंस रहती है, बैंक की सैलरी थोड़ी सी मुझे लगता है कि वैसे से ज्यादा है। तो आप वो चीज देख सकते हैं, आपको वर्कलोड ज्यादा चाहिए कि आपको सैलरी ज्यादा चाहिए, क्या आपके लिए प्रेफरेंस है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, आप बेटर ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। और इस एग्जाम प्रोसेस में जो टाइमिंग लगता है, और बैंकिंग की इंग्लिश रीजनिंग सभी चीजों को आपने देख लिया है। हाँ, अब लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी में वो है मॉक। आप इस ये मॉक है, इसको आप ज्यादा जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे। जो मैं अपना इनिशियल फेज बता, जो मैं फर्स्ट मैंने मॉक दिया था, मुझे आज भी याद है कि मेरे 2 या 3 नंबर कुछ ऐसे आए थे। फिर मैं बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड हो गई थी कि अरे 2 नंबर आ रहे हैं तो मैं तो बहुत दूर तक हूँ, मेरी तैयारी तो बहुत खराब है, मैं कैसे एग्जाम निकाल पाऊंगी। तब मुझे तब मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं एग्जाम निकाल सकती हूँ, मुझे और ज्यादा इस पे फोकस करना है। मेरे जो वीकनेस है मैंने उस पर बहुत काम किया, मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। जहां मेरे नंबर नहीं आ रहे थे वहां मेरे नंबर अच्छे आने लगे। बहुत प्रैक्टिस, आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जो मेरे वीक सब्जेक्ट रहे हैं। और जो मेरा स्ट्रांग था तो उसमें मैंने खैर मॉक देते रही हूँ, मैं कभी मैंने मॉक देना नहीं छोड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है कि आप जो पढ़ रहे हैं पूरे वीक जो आप पढ़ रहे हैं, और रिवीजन करना उसका ना छोड़े। अगर आप मंडे टू सैटरडे कुछ आप पढ़ाई किए हैं तो संडे उसको आप कुछ ना पढ़ के केवल रिवीजन करिए। तो रिवीजन एक ऐसा की है जो आपको भूलने नहीं देगा कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, और आपको मॉक में बहुत हेल्प करेगा। तो मॉक और रिवीजन, इन दो चीजों को अगर आप साथ साथ करते जा रहे हैं तो आपको कोई सक्सेस में आपको कोई रोक नहीं सकता, बैंक और एसएससी। हाँ, अब मैं आप अगर ये पूछ रहे होंगे कि मैम क्या मैं दोनों की तैयारी साथ साथ करूं, तो दोनों की तैयारी वो साथ कर सकते हैं जिनका 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक का जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम दे लिया है, उनको लग रहा है कि कोई शॉर्ट ट्राई करना चाहिए, बैंक में है तो एसएससी है, एसएससी तो बैंक, वो दे सकते हैं। बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर आप इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं, हो सकता है कि दूसरी बार आपका एग्जाम नहीं निकला, क्या पता थर्ड टाइम निकल जाए। अब अपने आपको माइंड को आप डाइवर्ट कर देंगे, अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन को आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप दो नाव पे सवार होकर कहीं परेशान ना हो। और अगर आप एक पे ही फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आप जल्द से जल्द जॉब अपना निकाल लें। और अगर आप बात करेंगे बैंक और एसएससी में बेटर क्या है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मेरे साथ वाले जो एसएससी छोड़ के बैंक में आए हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो बैंक का प्रेशर छोड़ करके बैंक नहीं को छोड़ के एसएससी में जा रहे हैं। तो ये तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको वर्कलोड ज्यादा लेना है या सैलरी आपको चाहिए, क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन ले सकते हैं। आप अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हाँ, ये देखते हैं हम लास्ट में, जो मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैम एक ममता जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि वो भी माँ बनने वाली हैं और वो एग्जाम क्लियर करना है, और हाल ही में उन्होंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना शुरू किया हुआ है। तो ममता जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप माँ बनने वाली हैं। तो ये मुझे अपनी याद दिलाता है कि जब मेरी भी शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो मुझे भी मन में मेरे सवाल आता था। अब मेरा लग रहा है यहाँ पे करियर फुल स्टॉप लग रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा जॉब नहीं निकल पाएगा क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बट मैं ममता जी आपको बता दूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप जॉब निकालेंगी, ये मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। क्योंकि जब जिस आपकी कंपटीशन उन लोगों के साथ होंगी जो हो सकता है कि अनमैरिड हो, जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, केवल उनको पढ़ाई ही करना हो पूरे दिन में। बट आपका समय और उनके समय में कंपेयर करें तो आपके पास हो सकता है कि उनसे कम समय हो। तो लेकिन ये बात है कि जिसके पास ज्यादा कम समय रहता है वो उसका उतने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो मैं आपको बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप जल्दी से इस 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 फेज के साथ आप आगे बढ़ते हुए आप जॉब जरूर निकालेंगी, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि देखिए मैंने ये जॉब क्वालिफाई किया है। और जसपाल जी, इन्होंने कई सवाल बार बार मेरे से पूछे हैं कि मैडम जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अलग अलग किताबें बताते हैं। बहुत सारे फैकल्टीज आप कई चैनल्स पर जाएंगे तो आपको अलग अलग किताबें बताएंगे, आप ये पढ़ लीजिए इससे जॉब निकल जाएगा, आप ये पढ़ लीजिए ये अच्छा है।
देखिए मेरा मानना है कि आप कोई भी किताब अच्छी या बुरी नहीं होती है। अगर आप एक ही किताब को मल्टीपल टाइम पढ़ रहे हैं तब वो जाके इफेक्टिव होती है। हालांकि कुछ किताबें हैं इंग्लिश की, जो है इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, इन सब चीजों की, कि अगर आप उसको एक ले लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं जसपाल जी, इस बुक के ऊपर मैं एक अलग वीडियो रिटर्न ले आऊंगी, कौन सा बुक पढ़िए और मल्टीपल टाइम पढ़िए, मॉक दीजिए, रिवीजन करिए, और पहले आप अपने स्पेशलाइजेशन के ऊपर देखिए कि आपको एसएससी में जाना है या बैंक में जाना है। और मैं इस वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बोलूंगी कि आप इस वीडियो के बाद आप जरूर लास्ट प्रीवियस ईयर का मॉक दीजिए, एसएससी और बैंक का, तो आप समझ पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन किस लेवल का है। तब जाकर के आप डिसाइड करिए कि आपको किसकी तैयारी करनी है। और आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो ले आ पाऊँ। मेरी ट्रेनिंग सेशन और बैंक कुछ चीजें चल रही थी साथ साथ, तो जो मैं वीडियो नहीं ला पाई, बट अब मैं रेगुलर वीडियो लाऊंगी। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।